नो वन नोज। आज की डेट में आप एक छोटा सा एग्जांपल, आप गाड़ी लेने जाते हो, लेट्स से आप कोई भी शोरूम पे गए, आप कार लेने गए, आपको बोलेंगे कि 1,99,000 तक तो हम कैश ले लेंगे, उसके बाद हम चेक से पेमेंट लेंगे। क्यों? जीएसटी के अंदर टैक्स इवेजन कंपाउंडेबल है। ओके। आप 10 करोड़ की टैक्स चोरी का आपके ऊपर इल्जाम हो, आप डिपार्टमेंट में जाके बात करिए, अपनी गलती मानिए, टैक्स भरिए, पेनल्टी भरिए, फाइन भरिए, खत्म, कोई केस नहीं। कोई केस नहीं। अगर मान लीजिए अब मैं 50 बैग्स लेता हूँ और ई वे बिल जनरेट नहीं करता हूँ, मैं अपने ही व्हीकल से लेके चला जाता हूँ थोड़ी दूर पे, मुझे जहाँ यूज़ करने हैं वो बैग, तो आप जीएसटी भरोगे ना? हाँ तो जीएसटी भरा है। हाँ, तो बस बात खत्म हो गई, क्योंकि आप एंड यूजर है ना। अच्छा, इसमें जो मैटर होता है वो कहाँ पे, ट्रायल कहाँ पे होता है? ट्रायल एग्जैक्ट पूरे दिल्ली में। अगर एंटिसिपेटरी बेल हमने जीएसटी में, चाहे वो कमिश्नरेट हो, एंटी टैक्स इवेजन हो, डीजीजीआई हो, कोई भी हो, एंटिसिपेटरी बेल अगर हमने चाहिए तो एक ही कोर्ट है, पटियाला हाउस। दिल्ली में होनी चाहिए आपकी फर्म, तो आपका जुरिस्डिक्शन पटियाला हाउस ही बनेगा। Hello everyone, you are watching LawSeco Insights. In LawSeco Insights, we discuss various legal issues. Today we have our guest, Advocate Shiven Kumar Sharma. He practiced in white collar crimes. Today in this podcast, we are going to discuss with him about GST laws. Welcome. थैंक यू सर। आपकी लीगल प्रोफेशन में जर्नी कैसे रही? कब शुरू किया आपने प्रैक्टिस? सर, आई गॉट एनरोल्ड इन 2015। लॉ जस्ट हैपन टू मी। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं वकील बनूंगा। आई वॉज ऑलवेज इन टू स्पोर्ट्स, Okay. आई वॉज ऑलवेज एन एथलीट, बट एक गैप ईयर आया था मेरे स्कूलिंग में और मेरे लॉ में, तो वो उस गैप ईयर में मेरे पास कुछ करने को था नहीं। Hmm. सो आई डोंट नो हाउ, बट लॉ जस्ट हैपन टू मी एंड आई गॉट एनरोल्ड इन 2015, और आई एम प्रैक्टिसिंग एट द क्रिमिनल साइड सिंस 2015। Okay. To criminal side, which cases? I do white collar crimes and tax evasion. I practice tax evasion laws. Okay. So although I practice in totality criminal law, but my genre is white collar crimes. White collar. Okay, जैसे PMLA, ED cases, CBI cases. Yeah. टैक्स एविजन्स में कौन कौन से केसेस होते? Tax evasion, specifically GST, ओके। or duty evasions when it comes to imports, ओके। and cess. ओके। So matters relating to DGGI, anti-tax evasion, DRI, ओके। those matters. ओके। डीआरआई में कौन से केसेस डील करते हैं? DRI, DRI is one agency who, you can say, which is equivalent to ED when it comes to customs. ओके, व्हेन इट कम्स टू कस्टम When इट it इज comes to इक्विवेलेंट टू customs. ईडी। Yeah. मोस्टली पीपल आर familiar with ED, Yeah. but they are not familiar with DRI. See, I'll bifurcate DGGI, ED, DRI. इनके अपने अपने रोल्स हैं, ठीक है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेट करेगी, पीएमएल फेमा, केस। हाँ, पीएमएलए करेगी, फेमा करेगी। इनिशियली फेरा था उसके लिए, हम्म। फेरा फिर रिपील हुआ, तो उसको फेमा 99 के अंदर जब आया, 2000 में इम्प्लीमेंट हुआ, फेमा इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला। उसके बाद 2002 में पीएमएलए, और अभी ऑफ लेट 2018 के अंदर एक फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स एक्ट करके, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट करके है, हम्म। उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पीएमएलए के और फेमा के अलावा दे दी है ईडी को। व्हेन इट कम्स टू डीजीजीआई, डीजीजीआई डील करती है जीएसटी मैटर्स से, एंड सिमिलर टू ईडी, डीजीजीआई किसी भी जोन में बैठी हो, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, उसका पैन इंडिया जुरिस्डिक्शन होता है सारे जीएसटी रजिस्ट्रेशंस पे। डीजीजीआई की फुल फॉर्म क्या होगी? डीजीजीआई डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस होती है। ओके। हाँ जी। वी नीड टू हैव इंटेलिजेंस फॉर जीएसटी। हाँ, वी हैव इंटेलिजेंस फॉर जीएसटी। इंटेलिजेंस एजेंसी। ओके, लेट मी आस्क दिस थिंग that GST is an indirect tax. इम्प्लीमेंटेशन इसका 2017 में एक्ट आया। तो क्या ज़रूरत पड़ी कि जीएसटी लाना पड़ा गवर्नमेंट को? मैं आपको ओल्ड रिजीम और प्रेजेंट रिजीम में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक। पहले वाले रिजीम के अंदर, टैक्स रिजीम में, लेट्स से आपने 100 रुपए का आर्टिकल खरीदा, ठीक है। कोई कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी आपने
जिसकी वैल्यू है 100 रुपीज़, ठीक। उस पे वो 10% के स्लैब पे है, हम्म, तो उस पे टैक्स लगा 10%, आप वो उसकी वैल्यू आ गई 110 रुपये, ओके। ठीक है। हाँ। अब उसको आप आगे बेच रहे हो, हम्म, ठीक है, फिर से 10% का उसके ऊपर टैक्स है, हम्म, तो वो 110 रुपये पे टैक्स कैलकुलेट होता था। वो 100 रुपये का तो आपने टैक्स दे दिया ना, ओके ओके हाँ, ओके। हाँ। तो वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टैक्स हो रहा था। ओके। हाँ, और फिर 110 पे हुआ तो फिर हमारा 121 हो, 121 हो गया, 11 रुपए और हाँ, ऐड हो गए। अब आप आगे उस कमोडिटी को फिर सेल करते हो तो तो उस पे 121 मल्टीपल का टैक्सेशन हो हाँ। रही थी। वो ही फ्लॉट था। मेन रीजन, मेन आउटलुक सरकार का, हमारे अ, मोदी जी का यही था कि जो मल्टीपल टैक्सेशन हो रहे हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स हो रहा था, हाँ, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स और कि टैक्स, पहले 10%, हाँ, 10 रुपया पड़ा, फिर सेम 11। अमाउंट पे जिस हाँ पे टैक्स ऑलरेडी सरकार को जा चुका है, हाँ। ठीक है, एग्जैक्टली उसी अमाउंट पे फिर टैक्स जा रहा था। एग्जैक्टली। उसको उसको काउंटर करने के लिए, उस आउटलुक से, उस सोच से जीएसटी आया। हम्म, जीएसटी के अंदर, अब इसी एग्जांपल को हम दोबारा से लेते हैं। आपने 100 रुपए की कोई कमोडिटी खरीदी, हम्म, आपके वो 10% स्लैब में फॉर एग्जांपल आई, हम्म। 10% आपने उस पे टैक्स दिया। तो ये पहले जो होता था ये सेल्स टैक्स था। वैट, सेल्स वैट टैक्स, वैट तो आज भी एग्जिस्ट करता है अल्कोहल। ऑन पेट्रोलियम पे हाँ, उसको एग्जेम्प्ट रखा गया हाँ, हाँ, जीएसटी। हाँ। हम्म, तो अब जो आपने टैक्स दिया वो 110 रुपए का पहला वैल्यू तो आ गया। हम्म, अब उस आगे आपने उसके अंदर कुछ अगर एडिशन किया है, फॉर एग्जांपल आपने एक रॉ मटेरियल लिया, उस पे टैक्स दिया, 110 रुपए की आपकी कॉस्टिंग है, आपने उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया, कुछ बनाया। कुछ बनाया, ठीक है, तो उसके अंदर आपकी लेबर लगी, ठीक है, आपके प्रॉफिट एड ऑन्स हुए, अब उसकी वैल्यू कर दी आपने 120, तो आप 120 रुपए पे टैक्स नहीं लोगे, आप टैक्स उस वैल्यू पे लोगे जो आपने एडिशन किया प्रेजेंट में, प्रेजेंट में, कि उस मतलब पे जो add- मैंने 10 रुपए उसमें ऐड किए। हाँ जी, अगर आपने 10 रुपए का लेबर, अपना टाइम, जो भी उसके अंदर ऐड किया है, 110 से मैंने 120 बनाया, हाँ, तो वो दो जो 10 रुपया मैंने वैल्यू एडिशन किया है, अब मैं जीएसटी सिर्फ उस पे। उस 10 रुपए पे है, ठीक है, अच्छा। आपकी वैल्यू, आपकी प्रॉफिट ऐड होंगी, हम्म, दैट इज देयर ऑफ कोर्स, वरना बिजनेस कैसे चलेगा, इकोनॉमी कैसे रन करेगी। बट पहले क्या होता था, वो पूरा अमाउंट जिस पे टैक्स जा चुका है उसको प्रोसेस करने के बावजूद उस अमाउंट पे दोबारा से टैक्स लग जाता था। हम्म, वो काउंटर करने के लिए इसीलिए आईटीसी है, हम्म। इनपुट टैक्स क्रेडिट, हाँ। जो पास ऑन होता है एक बिजनेसमैन से दूसरे बिजनेसमैन पे। एक इसको और अच्छे अगर वर्ड्स में मैं डालूं, लीगल वर्ड्स में डालूं, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन होल्डर से दूसरे जीएसटी रजिस्ट्रेशन होल्डर पे। हम्म, आपने आज देखा होगा कि आप ऑनलाइन कुछ खरीदते हो या किसी मॉल में कहीं भी लेने जाते हो, तो वो आपसे पूछते हैं कि क्या आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। हम्म। वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपसे इसीलिए पहले नहीं पूछा जाता था कि आप क्या आपके पास रजिस्ट्रेशन है, वो इस वजह से आप पूछने लगे हैं, क्योंकि आप जो जीएसटी दे रहे हो वो वापस आएगा, हम्म, वो रिफंड मिलेगा आपको, हम्म। ठीक है। हाँ, अगर आप कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, हाँ, तो तो अगर आप उसके लिए कुछ ले रहे हैं तो वो पूछेंगे वो कि भाई रिफंड आप मिलेगा, वेदर डू यू हैव द जीएसटी नंबर। बिल अगर जीएसटी नंबर होगा तो आपको रिटर्न भी बिल मिलेगा, नहीं होगा तो फिर अल्टीमेटली फिर आप वो तो फिर आप एंड यूजर यूजर है है। कमोडिटी के, देन यू हैव टू पे जीएसटी, वो तो फिर आप ही की पॉकेट से जाएगा। लेकिन अगर आप एंड यूजर नहीं हो तो जीएसटी, आप भी पास ऑन कर सकते हो तो उसको। आप पास ऑन कर, मेरे से 10 रुपए लगे थे, हाँ, मेरे को पीछे से आ गया 10 रुपए, जो मेरा जीएसटी था, मैंने आगे उसका कमोडिटी बेची, तो मैं सामने मैं वाले। इसको और छोटा सा एक एग्जांपल देके कर देता हूँ। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, हम्म, मैं उस प्रोडक्ट को अपने एंड यूज के लिए आपसे नहीं ले रहा हूँ, मैं हम्म, आपका डीलर हूँ, हम्म, ठीक है, मैंने आपसे वो प्रोडक्ट ले लिया, हम्म, मैं आपको अपना जीएसटी नंबर दूंगा, मैं एंड यूजर नहीं हूँ उसका कमोडिटी का, मेरे आगे कोई सब डीलर होगा, हम्म। मैं उस सब डीलर को दूंगा, वो मुझे अपना जीएसटी नंबर देगा, मैं उसको पास ऑन कर दूंगा, ओके। ठीक है। अब वो सब डीलर आगे किसी रिटेलर को दे रहा है, ठीक है, हो हम्म, सकता है वो डायरेक्टली भी रिटेल कर रहा हो सकता है कि वो रिटेलर को दे रहा हो। अगर वो रिटेलर को दे रहा है तो रिटेलर का भी जीएसटी होगा, हम्म। रजिस्ट्रेशन नंबर तो उसका भी होगा, तो उसको भी वो बेनिफिट मिलेगा, और एंड यूजर जो है कमोडिटी का, जीएसटी उसी को, एक एंड में जीएसटी आपने और मैंने ही पे करनी है, लेकिन वो हमने तब पे करनी है जब हम कंज्यूमर हैं, लास्ट, नहीं तो हमें जीएसटी नहीं पे नहीं, करनी है। नहीं,
ओके, उस अगर हमें मैंने पे करी है तो वो मेरे को मिल बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप जीएसटी अगर आप भी पे करो और आपके बाद मैं भी पे करूँ, तो फिर वो आउटलुक ही नहीं रहा ना, फिर तो वो वही है, कैस्केडिंग इफेक्ट हाँ, ऑफ टैक्स ऑन टैक्स हो गया। बिल्कुल, तो जो वही मैं पर्पस था, जो प्रोसेस था उसको करने का, वही डिफीट हो गया अल्टीमेटली। तो इसीलिए ये पास ऑन होते हैं क्रेडिट्स। अगर आपके पास आईटीसी पड़ी है, तो आप उसको पास ऑन कर सकते हो। मैं आईटीसी का यूज़र नहीं हूँ, मैं उसको एंड में यूज़ नहीं कर रहा, मैं आगे पास ऑन कर सकता हूँ, ठीक है? अब लेट्स से मैं आपसे लेता हूँ, आप मैन्युफैक्चरर हैं, हुँ, आप कोई कमोडिटी मैन्युफैक्चर हमारे आगे सामने ग्लासेस पड़े हैं, आप इन ग्लासेस को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने ग्लास मैन्युफैक्चर किया, आप मेरे से ग्लास ले गए, मैं आपसे ले रहा हूँ। आपने 10% जीएसटी पे किया, ठीक है? आपने फर्दर आगे किसी को मैं उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें। अब आप मैन्युफैक्चरर हैं, मैंने आपसे ले लिया। अब मैं अकेला ऐसा डीलर नहीं होऊँगा जो आपसे सीधा लेगा, हुँ, ठीक है? बहुत लोग हो सकते हैं आपके 10 और 50 और 100 और डीलर्स हों। हुँ, तो आपकी जो जीएसटी है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी 10 में, 100 में, 50 में, ओके, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन कमोडिटी मैं आपसे कितनी ले रहा हूँ, कितना का मैं इनवॉइस जनरेट आप कर रहे हो, मतलब मैं कितना आपसे सामान ले रहा हूँ। सिमिलरली जब ये मेरे पास आ गया तो एक एक्स अमाउंट का आईटीसी मेरे पास आया, हुँ, ठीक है? उस अमाउंट का जो मेरे पास आईटीसी आया, मैं एक सब डीलर को नहीं दूँगा, मैं भी बहुत सारे सब डीलर्स को दूँगा, वो भी बँट जाएगा। सो अगर मैं बेनिफिशियरी हूँ, लेट्स से मेरे पास इस समय आईटीसी पड़ा हुआ है ₹1000 का, तो हो सकता है कि वो 1000 मैं 2000 लोगों में बाँट दूँ, हुँ, या हो सकता है कि मेरा एक ही सब डीलर पूरा सामान ले जाए, हुँ, ठीक है? तो उस चीज़ के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है समझना। क्यों? हुँ, ट्रांज़ैक्शंस जो होते हैं वो एक बिज़नेसमैन से सिर्फ़ एक बिज़नेसमैन का नहीं होगा, वो मल्टीपल लेवल पे होगा। हर लेवल पे मल्टीपल लोगों से होगा। ठीक है। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, जस्ट फॉर अ लेमैन, मान लीजिए मैं कोई कमोडिटी पहले खरीदता था, प्री जीएसटी, हुँ। मतलब जब हमारा पोल्ट्री में था। मैं देखता हूँ वो कमोडिटी मतलब मुझे जीएसटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ₹20 का एक पर्टिकुलर कोई चिप्स आता था तो वो ₹20 का ही है या उससे अभी बढ़ा। वो ठीक है, वो तो इन्फ्लेशन ऐड कर दिया। तो क्या सच में मतलब मुझे कोई एज़ एन एंड यूज़र मेरे को क्या कोई बेनिफिट मिला? और अगर मैं ये रियलाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे बेनिफिट मिला या नहीं मिला, तो मैं क्यों नहीं रियलाइज़ कर पा रहा हूँ? मैं इसको और एक इसी एग्ज़ाम्पल को छोटे से लेवल पे लेके चलता हूँ आपके साथ। सी हम हर चेंज को स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एंटी टैक्स एविजन लॉज़, हाँ, हम एंड यूज़र की कैलकुलेशन पे, सिंगल पर्सन की कैलकुलेशन पे देखना चालू कर देते हैं। कि जैसे नहीं, आपने दैट्स सो यस, जैसे आपने वेरी किया ट्रू। कि आप एक चिप्स का पैकेट ले रहे थे जो पहले भी ₹20 का था, वो आज भी ₹20 का है। लेट्स लीव असाइड द इन्फ्लेशन पार्ट, बट जो पहले टैक्सेशन हो रही थी, हुँ, उस पूरे प्रोसेस में टैक्स कितना लग रहा था और सरकार तक कितना पहुँच रहा था, वो देखने वाली बात है। ओके, कि ठीक है? टैक्स ज़्यादा लग रहा था बट सरकार को नहीं मिल नहीं रहा। पहुँच रहा था। सरकार हुँ, का जो धनकोष है, जिसको हम गवर्नमेंट ट्रेज़री ट्रेज़री बोलते हैं, वहाँ पर नहीं पहुँच रहा था। ओके, ओके, वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू इंटरप्ट यू। पहले क्या कोई ऐसे नंबर-वंबर नहीं होता था वैट नंबर और ये सब? नहीं, पहले नंबर टिन नंबर्स वगैरह ये सब आते थे, ओके, ठीक है? टू बी वेरी ऑनेस्ट उस प्रोसेस का मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है बिकॉज़ आई एम नॉट ओके प्रैक्टिस हाँ, वो वाला प्रैक्टिस नहीं है। उस टाइम का। बट नंबर्स ऑफ कोर्स वहाँ पे थे उनके, बट एक यूनिफाइड प्लेटफ़ॉर्म नहीं था। ओके, मैं आपको डिफ़रेंस बताता हूँ। डिफ़रेंस ये है कि पहले आप एक्चुअली में बिज़नेस कर रहे हो हुँ, या नहीं कर रहे हो, मेरे पास जानने का कोई तरीका नहीं था, अनलेस मैं आपके लाइसेंस को या आपके नंबर को जाके चेक करूँ। ओके, आज मैं अगर आपसे कोई बिज़नेस करना चाहता हूँ या मैं आम भाषा में बोलूँ, मैं आपसे धंधा करना चाहता हूँ, कोई काम, किसी भी तरीके से, कोई भी आप किसी भी कमोडिटी में डील कर रहे हो, आपका एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, मैं कॉमन पोर्टल पे जाके आपका नंबर डालूँगा, आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा। आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक्टिव है, हाँ, कब से एक्टिव है, कौन प्रोप्राइटर है? कौन प्रोप्राइटर है या प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड फर्म है तो कौन है डायरेक्टर्स। दूसरी बात आपकी जुरिस्डिक्शन कहाँ की है,
आप सेंटर में फॉल कर रहे हो या आप स्टेट जुरिस्डिक्शन में हो, ठीक है? आपके अगेंस्ट कोई फ्लैगिंग तो नहीं हो रखी कि आप अगर बोगस काम कर रहे हो, बोगस बिलिंग कर रहे हो, जो आज बहुत हो रही है। आएंगे उस पे, हम बोगस हाँ, बिलिंग पे भी तो आएंगे। आप कहीं वो तो नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो वो सारा मैं एक क्लिक पे चेक कर सकता हूँ। तो मैंने एक एक सरकार ने मुझे सेफ किया कि अगर मैं किसी के साथ बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं अपनी कैपिटल लगा रहा हूँ, तो मुझे ये पता रहे कि मैं जिसके साथ कर रहा हूँ, उसका एक चेक है मेरे पास। एक ट्रांसपेरेंसी एक का मैकेनिज्म ट्रांसपेरेंसी है। है कि हाँ, ये बंदा है, एग्ज़िस्ट करता है, ये रेगुलर काम कर रहा है, इतने समय से कर रहा है। हुँ, ठीक है, लेट्स से आपका रजिस्ट्रेशन 2017 के बाद 18 में हो गया, तो वो पोर्टल पे रिफ्लेक्ट करेगा। कॉमन अगर मेरे पास जीएसटी पोर्टल नहीं भी है, हुँ, लेट्स से आई एम नॉट अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होल्डर, मेरे पास कोई नंबर नहीं है। आई कैन गो टू जीएसटी वेबसाइट, जीएसटी पोर्टल पे जाके और उनके सर्विसेज में मैं आपको सर्च कर सकता हूँ, ओके, ठीक है? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर मेरे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा तो मैं लॉगिन करके जो सर्च करूंगा तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी और डिटेल्ड है, ठीक है? और नॉर्मल कॉमन आदमी के लिए वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी-सी कंपैरेटिवली कम है, लेकिन वो मोर देन इनफ है टू नो कि ये बंदा ट्रांसपेरेंसी से साफ-सुथरा अच्छा काम कर रहा है, ओके, ठीक है? कोई इल्लीगल काम नहीं कर रहा। ठीक है। तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट। ओके, कि पहले मतलब गवर्नमेंट का कलेक्शन नहीं हो जो पाता था, टैक्स जो लगता था। कर आउट करना चाह रही थी सरकार, हाँ, वो पैसा जो इन्हीं सब एक्टिविटीज़ की वजह से, इनडायरेक्ट टैक्सेशंस की वजह से, मल्टीपल टैक्सेशंस की वजह से जो आंगड़ियों के थ्रू बाहर जा रहा था ना देश से, हुँ, उस पे कई हद तक रोक लगाने की कोशिश की गई। बहुत हद तक लगी भी है। मैं हुँ। ये नहीं कहूँगा कि हाँ, लॉ बिल्कुल ही वाइप आउट हो गया है, बट स्लोली, ग्रेजुअली बहुत कंट्रोल है। बहुत बहुत ज़्यादा मार्केट का जो कैश फ्लो है, वो किसी भी बाज़ार का हम बात कर लें, ठीक एग्ज़ैक्टली है? वो बट किसी भी मार्केट का कर लें, वो अंडर स्कैनर आ गया है। सरकार को पता रहता है, एजेंसीज़ को पता रहता है। देखिए 100% तो वाइप आउट नहीं हो पाता है कहीं से भी, लेकिन बहुत अच्छा स्टार्ट है। मतलब टाइम लगेगा। नया टाइम तो ऑफ न कोर्स नया लॉ लॉ है इवॉल्व करने में, और उसके जो जो हम कह सकते ऐड हैं टू कि दैट सर, लॉ तो अभी इतना इवॉल्व कर रहा है कि बहुत 2017 में आया है, वी आर इन 2025, इट्स जस्ट बीन 8 इयर्स। अभी भी बहुत सारे लीगल टेक्निकलिटीज़ कोर्ट्स के आगे ऐसे आ जाते हैं कि हमको रेट जुरिसडिक्शंस इन्वोक करने पड़ जाते हैं। हमारे को इंटरप्रिटेशन माँगने पड़ जाते हैं, बिकॉज़ एज़ अ लॉयर मेरा एक इंटरप्रिटेशन है, डिपार्टमेंट का एक इंटरप्रिटेशन है, हुँ, ठीक है? तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो अभी एड्रेस ही नहीं हुए एक्ट के। हुँ, वो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर इन टोटैलिटी अगर हम देखें, तो ये बहुत अच्छी सोच भी थी और इसका जो मेन रीज़न था उस कैश फ्लो को स्कैनर में लाना, अंडर चेक लाना, अंडर ऑब्जर्वेशन लाना, वो हुआ है। पूरी तरह नहीं, 15% 20% हुआ होगा, 25% हुआ होगा, कोई डिपार्टमेंट का इंसान ज़्यादा बेहतर बता सकता है। लेकिन बाहर से पहले देखें, से ज़्यादा जो कैश फ्लो पहले के कंपैरिज़न में बहुत ज़्यादा अब स्कैनर में आया है। हाँ जी, मतलब अब आप ये बच नहीं सकते हैं, कैश फ्लो बढ़ा है, बढ़ा है, वही कैश तो फ्लो तो बढ़ा है, बढ़ा है। लेकिन अब बट उस स्कैनर में भी है, वो पहले जो कम था वो अब ज़्यादा है। अब पता है, अब सबको पता है कि कैसे हो कोई रहा है। बिज़नेस हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है। पहले था कि एक्टिविटी हो रही है, नहीं हो रही है, बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, नो वन नोज़। ऐसी आज की डेट में आप एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, आप गाड़ी लेने जाते हो, हुँ, लेट्स से आप किसी भी कोई भी शोरूम पे गए, आप कार लेने गए, आपको बोलेंगे कि 1,99,000 तक तो हम कैश ले लेंगे, उसके बाद हम चेक से पेमेंट लेंगे, ओके। ठीक है? अच्छा, ये मैंडेटरी है। हाँ, क्यों? क्योंकि उस बिज़नेस के लिए सरकार ने ये बता दिया कि आपको कैश फ्लो इतने की ही ज़रूरत है, हुँ, उसके ऊपर नहीं आप ले सकते। और किसी बिज़नेस में आ जाओ, बहुत सारे बिज़नेसेस ऐसे हैं जिसके अंदर 25,000 लिमिट है कि 25,000 से ऊपर नहीं आप कैश ले सकते। फिर आप चेक से पेमेंट लोगे या बैंक से पेमेंट लोगे, किसी भी तरीके से। नेफ्ट करोगे, हाँ, आरटीजीएस करोगे, आरटीजीएस जो करोगे, करना है। यूपीआई करोगे, जो भी हाँ, करोगे, बट इट शुडन्ट बी कैश। हाँ, तो ये सारे चेक्स और आए हैं, ये सारे पैरामीटर्स सेट किए हैं, जिनको फॉलो भी किया जा रहा है और इनको अगर फ्लाउट करते हैं तो फिर पेनल्टीज़ भी। जो ये सारे चेंजेस किए हैं रिलेटेड विद कि हाउ मच कैश ट्रांज़ैक्शन हैज़ टू बी डन एंड हाउ मच? सी ट्रांज़ैक्शंस के लिमिट ऑफ कोर्स जीएसटी के बाद आए हैं, पहले भी थे लिमिट्स,
लेकिन उनको ज़्यादा स्ट्रिंजेंट गवर्नमेंट कर रही है। जीएसटी के अंदर सर्कुलर्स पास करके किया है, रूल्स के अंडर जो डिपार्टमेंट्स ने सर्कुलर्स निकाले हैं, ठीक है, उनसे और स्ट्रिंजेंट किया है, पेनल्टीज बढ़ाई हैं, ठीक है, और जीएसटी कैंसिल भी करते हैं वो, इस बात पे रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करते हैं, शो कॉज नोटिस इशू करते हैं, ठीक है, कि अनअकाउंटेड पैसा कैसे आप घुमा रहे हो, अनअकाउंटेड कैश कैसे है, आओ शो कॉज दे दिया आपको, आके बताओ कि क्यों है आपके पास। पहले नहीं होता था। देखिए, कानून पहले भी था, ऐसा नहीं है पहले कानून नहीं था, लेकिन उस कानून में खामियां थी। कानून को इम्प्लीमेंट करने के हथियार थे, लेकिन उन हथियारों पे जंग लगे हुए थे और वो चलाना मुश्किल हो रहा था। सिंपल अगर मैं आम भाषा में बात करूं, ठीक है, तो हमने अपने जो मेजर प्रॉब्लम थी इंडिया की कि कैश फ्लश आउट हो जाता है इंडिया से, इकोनॉमी को बड़ा झटका लग रहा है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए साइमल्टेनियसली सारी चीजें काम करी गई। जीएसटी, ईडी अपना काम कर रही है, डीजीजीआई अपना काम कर रही है, और जैसे मैंने बताया 2018 में एफईओए जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ओके, ऑफेंडर्स एक्ट, ठीक है, इसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ईडी को दे दी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो एक सोच से ही डेवलप होके अलग अलग रास्ते लिए। ठीक है, हाँ, एग्जैक्टली कि द गवर्नमेंट वाज, देयर पर्पस वाज टू ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी एंड टू ब्रिंग, गेट होल्ड ऑन ब्लैक मनी। एग्जैक्टली, टू ब्रिंग द बिजनेसेस अंडर स्कैनर, स्कैम, कि भाई आप कोई भी एक्टिविटी ऐसी ना करें जो गवर्नमेंट को नहीं पता है, बिल्कुल कि मैं अपना कोई ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ जिसमें मैं अनअकाउंटेड है। बिल्कुल। ट्रेडर्स जो हैं उनको क्या इश्यूज आ रहे हैं जब हम बात करते हैं जीएसटी से रिलेटेड? ट्रेडर्स को जो सबसे बड़ा, सबसे प्राइमरी जो आज प्रॉब्लम है, जो उनको चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, दिस इज अ वेरी न्यू लॉ, ठीक है, ना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 100% डिपार्टमेंट ट्रेंड हो, ना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ट्रेडर है उसको सारी बारीकियां पता हो, ठीक है, इट्स अ टू वे प्रोसेस ना, दो है, एक सामने है डिपार्टमेंट और एक आप है, तो कम्युनिकेशन बहुत क्लियर और बहुत सटीक होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं अभी आपको इस बात पे आऊं। ये जो कॉरस्पॉन्डेंस, जो कम्युनिकेशन एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन होल्डर के और डिपार्टमेंट के बीच में, बी दैट एज इट में, वो सेंटर में है उसका जुरिसडिक्शन, या उसका किसी स्टेट में जुरिसडिक्शन है, ठीक है, वो क्लियर नहीं है। ओके, वो क्लियर अब 7-8 साल बाद होना चालू हुआ है, जब कोर्ट्स ने इंटरवीन किया है, और उसका क्लासिक एग्जाम्पल है जो शो कॉज नोटिस इशू करते हैं डिपार्टमेंट्स। ओके, मैं आपको बताता हूँ, जीएसटी के कुछ रूल्स हैं हाँ, जो सारे जीएसटी होल्डर्स को, सारे टैक्स पेयर्स को फॉलो करने, ओके, ठीक है, तो एससीए ने इशू कर दिया, शो कॉज में, हाँ जी, शो कॉज नोटिस इशू कर दिया किसी एक टैक्स पेयर को। अब वो टैक्स पेयर को आप ये तो बताओगे कि आपने भाई फलाना रूल फ्लाउट किया, या ये कंप्लायंस नहीं है आपका, या आपका फॉर एग्जांपल आपने पिछले क्वार्टर का रिटर्न नहीं फाइल किया और आपने डिजिटली साइन करके उसको भेज दिया, ना आपने ऑफिसर का नाम लिखा हुआ है वहां पे कि किस ऑफिसर से आके कांटेक्ट करे वो, और 2 दिन का टाइम देते हैं मैक्सिमम, 3 दिन का टाइम देते हैं कि आप इस पे रिस्पॉन्ड करो। रिस्पॉन्ड नहीं करने पे, रिप्रेजेंटेशन नहीं देने पे, रिप्लाई नहीं करने पे, वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। तो वो क्या हुआ, इसको थोड़ा सा समझिएगा, ये बहुत जरूरी है। ओके, रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर देंगे एंड दैट टू फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मेरा एक फर्म 2020 से रजिस्टर्ड है, मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं अपने रिटर्न्स फाइल कर रहा हूँ, सब चल रहा है बढ़िया। मैंने सीए बदला आज, या कुछ भी रीज़न है, मैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया, ठीक है, मैंने या एक्सपैंड किया, तो मेरी जो क्वार्टरली रिटर्न थी वो लेट हो गई, नहीं फाइल करी, इट्स क्योरेबल, क्योरेबल मिस्टेक, आप फाइन लगा सकते हो उस पे। आप जनाब मुझ पे एससीएन इशू करो और बोलो कि आपने कोई रूल किया है फ्लाउट, अब पहले तो 2 दिन मुझे समझने में ये जाए कि मैंने कौन सा रूल फ्लाउट किया है, तब तक में वो
तारीख आ जाती है। They must have said it. No? They must. They don't tell it. They have started doing it now. When the courts have been प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का ही वायलेशन है कि मुझे I'm पता ही नहीं है कि मैं you'll find n number of judgments of Delhi High Court and the High Court across the country जहां पर हाई कोर्ट्स बोल रही हैं कि तुम उन्हें बता तो दो कि वो गलती क्या कर रहे हैं। ठीक है, गलती मान ली, करी होगी, कैंसिल करो, हम्म, लेकिन पहले उसको बताओ तो उसने किया क्या। हम्म, तो फेयरनेस कहाँ रही। एंड ऑल्सो आज मैंने अगर 2025 के क्वार्टर का नहीं भरा है रिटर्न्स, तो क्या 2020 से जो मैं बिजनेस कैरी ऑन करता हुआ आ रहा हूँ आज वो सब गलत हो जाएगा? नहीं ना। तो वो कैंसिल करते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, okay. विच इज ऑल्सो बैड इन लॉ। सो ये बहुत सारे जजमेंट्स जब ये बहुत सारे हुए, तो दिल्ली हाई कोर्ट में ये इशू बहुत बार आया, तो दिल्ली हाई कोर्ट डिपार्टमेंट को बुलाए, हम्म, बोले कि हम सेटअप करें तुम्हारे लिए कोई ट्रेनिंग, कि हम बार बार सिमिलर चीज के ऊपर डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं, डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं, हाँ, तुम्हारे तुम ऊपर मान नहीं रहे हो, और वही मान चीज नहीं कैसे रहे, कर रहे हो। यही कर रहे हो, तो हम कोई एक सेमिनार कोई कोई ट्रेनिंग सेटअप कर दें तुम्हारे लिए। एंड हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट वाज वेरी स्टर्न अबाउट इट। तो तब ये अभी पीछे थोड़ा समय से अक्टूबर नवंबर 2024 से थोड़ा सा चालू हुए हैं और चेंजेस हैं। और आज जो हमें एससीएन देखने को मिलते हैं उसके अंदर हालांकि उसमें टेक्निकल एरर्स अभी भी हैं, लेकिन इतने बेसिक एरर्स नहीं है अब उसमें कि आप उनको ये भी नहीं बता रहे हो कि आपने गलती क्या की है। गलती क्या करी है। ठीक है। नहीं, बेसिकली मैं बताऊं, मतलब ये कोशिश करते हैं ना कि आप उनके पास जाओ, तो उसके बाद क्या मतलब करो वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं वो तो ना, खैर, नहीं वो रहता है इनके माइंड्स में। अब वो एक हाँ एक वो भी एंगल है, उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते उसको हम। मेरे को तो लगता है ना कि जैसे ये ऐसे एससीएन इश्यूज करते हैं जिसमें ये बताते नहीं है कि आपने क्या गलती करी है, तो एक तरीका है कि आप जाइए वहाँ पर बाबू को मिलिए, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको मिलिए, और आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, वो उनके लिए क्या कह आपके लिए सकते क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं उसको डिस्कस कर लीजिए एक बार। हाँ, कह सकते हैं कि एक वो एंगल भी हो सकता है। अ, है भी कुछ हद तक, ऐसा नहीं है। मैं आई वोंट शाय अवे फ्रॉम द फैक्ट कि आई हैव सीन केसेस जहाँ पर ये है, हुआ है। आई हैव कम अक्रॉस पीपल जिन्होंने बताया है कि इस तरीके से भी उन्होंने अपने शो कॉज़ नोटिसेस रिज़ॉल्व करवा लिए। बट उसका जो पर्पस है, वो अभी भी मैं आपको एक बहुत छोटी-सी बात बताता हूँ। अगर ऐसा है भी, तो सरकारी आदमी अपनी फ़ाइल पूरी रखता है। हम्म, अगर कोई लेट्स से मैं इसको एक टैक्स पेयर के नज़रिए से आंसर करने की कोशिश करूँगा, हम्म, कि जो इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और आपकी बात मैंने एज़ इट इज़ ले ली कि जो डिपार्टमेंट है, या डिपार्टमेंट में वो जो अफ़सर बैठा हुआ है, वो उसने ये एससीएन निकाला ही इस सोच से कि शायद कुछ सेवा-पानी हो जाए। हम्म, ठीक है? अब ये टैक्स पेयर साहब वहाँ पहुँच भी गए और कुछ लिंक भी हो गया, क्लिक भी हो गई सारी बातें। ठीक है? उस क्लिक होने के बाद फ्रुक्टिफाई भी हो गई सारी चीज़ें। उसने ऐसे, लेकिन एक एससीएन इश्यू हो चुका है। ठीक है? हम्म, उसका रिकॉर्ड है हम्म, फाइल पे, चाहे उसने सिविक नंबर नहीं भी जनरेट किया। तो भी एक रिकॉर्ड ठीक तो है? है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, क्या बेहतर है कि एक एससीएन जो बैड इन लॉ है, हम्म, ठीक है? उसके ऊपर पैसे देके उसको जस्टिफाई करना, क्योंकि वो वहाँ नहीं रुकेगा। अगर इस सोच से है भी, हो भी रहा है, तो क्या गारंटी है कि आपके नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर वो नहीं एससीएन इश्यू करेगा? आपने एक्सप्लेनेशन दे भी दी तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है? हम्म, तो वो एक कहावत है ना कि दूध देती गाय बनाना, हम्म, तो वो वैसे कन्वर्ट कर देगा। सो इट्स बेटर कि आप लीगल उस पे जाएँ। एग्जैक्टली आप हाँ, अपने तरफ से अगर आप ट्रेडर्स हैं तो आप अपनी सब चीज़ों को ओके रखिए। बिल्कुल। बिल्कुल आपको कुछ भी हाइड करने सी की आई एम ज़रूरत नहीं है। हाँ, हाँ, आई एम टेलिंग यू दिस, आई यू शुड बी प्रैक्टिस दिस ट्रांसपेरेंट। लॉ। हर चीज़ की रेमेडी है इस लॉ में, ऐसा नहीं है। एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग टिल पासिंग एंड नाउ व्हेन दिस एक्ट इज़ इन फोर्स, हुँ, हर स्टेज पे ध्यान रखा गया है कि एक टैक्स पेयर के पास रेमेडीज़ अवेलेबल हो। बहुत बेसिक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, हुँ, ठीक है? जीएसटी के अंदर टैक्स इवेज़न कंपाउंडेबल है। ओके, आप 10 करोड़ की टैक्स चोरी का आपके ऊपर इल्ज़ाम हो, आप डिपार्टमेंट में जाके बात करिए,
अपनी गलती मानिए, टैक्स भरिए, पेनल्टी भरिए, फाइन भरिए, खत्म, कोई केस नहीं। कोई केस नहीं। हाँ, ये चीज़ तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल हाँ, एस्पेक्ट है, हम देख सकते हैं कि एक बहुत ही प्रैग्मेटिक प्रोविज़न रखा गया है। बिल्कुल। इसी के साथ-साथ आप एक चीज़ इसमें और देखिए कि बाइफरकेशंस वो लेके आए। जैसे मैं भी बात बता दूँ कि जो आपने अभी बात कही कि बाबूशाही के लिए उसने एससीएन इश्यू कर दिया कि आके आप मिलो, सेवा-पानी करो, तो उसके ऊपर भी चेक है। हुँ, बट वहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जा रहा है कि ट्रेडर्स को सारी चीज़ें पता ही नहीं है अभी एक्ट के बारे में, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? उनको अब आप एक बिज़नेसमैन को इस हिसाब से देखिए कि यार मैंने बिज़नेस तो अपना रोज़ करना है और मैंने यही करना है, हुँ, ठीक है? और जब मैंने यही करना है, तो मैं क्यों इससे पंगा लूँ, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? तो मेरा जो बही बना रहा हूँ मैं, जो अकाउंट्स बना रहा हूँ मैं, हुँ, उसमें थोड़ा एक्सपेंस इसका भी डाल लेता हूँ ना, हुँ। ठीक है? कि जी मेरा मैं ₹100 का माल बेच रहा हूँ, ₹60 का मैं पीछे से ले रहा हूँ, ₹10 मेरा गोडाउन, मेरी कैपिटल, ये वो सब करके मेरा, बाकी मेरे केसेज़ में। हाँ, तो मैं ₹2 इसके भी ऐड कर लेता हूँ। हुँ, कम से कम मैं खुल के तो करूँगा, मैं अपना रेवेन्यू और बढ़ा लूँगा, मैं और खुल के काम करूँगा। तो वो सोच एक्चुअली में खराब है, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? है ऐसा, सेंटर से ज़्यादा स्टेट जीएसटी में है ऐसा, बाबूशाही है। लेकिन कोर्ट्स बहुत विजिलेंट हैं इसके मामले में। ओके। बहुत स्टर्नली वो इंटरवीन करते हैं, उस समन को, उस शो कॉज़ नोटिस को क्वॉश करते हैं वो। डिपार्टमेंट से रेक्टिफिकेशन माँगते हैं, रिप्लाई माँगते हैं कि भाई बताओ क्यों, क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो? हुँ, किस प्रोविज़न में कर रहे हो? हुँ, ठीक है? उसको प्रोविज़न तो बता दो ना कि उसको किस प्रोविज़न में बुक कर रहे हो? हुँ। इतना तो मिनिमम बेयर मिनिमम करोगे आप उसके लिए। सही बात है। उसको पता ही, अगर आज प्रिन मुझे पता ही नहीं है मुझे मेरे पता पे ही तो नहीं है कि मेरे पे केस क्या है, तो वो तो अल्टीमेटली प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का डिफीट, वायलेशन है। हाँ, आप मुझे सुनोगे भी कैसे? मैं आपको कैसे अपना डिफेंस दूँगा मैं जब मुझे प्रिपेयर ही ही नहीं किस चीज़ पता के लिए है। करूँ? हाँ, एग्ज़ैक्टली। मुझे पता ही नहीं है कि मेरा फ्लॉ क्या है। हाँ, मैं प्रिपेयर ही किस चीज़ एग्ज़ैक्ट सबसे बेसिकली मेरे को पता ही नहीं ना। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि आप अ, दिन भी तो 2-2 3-3 की डेट्स देते हैं ना। और अगर इस मैं आज शो कॉज़ नोटिस निकाल रहा हूँ, लेट्स से आज टुडे इज़ ट्यूसडे, तो मैं इनको थर्सडे बुला लूँगा या मैं कल दोपहर में बुला लूँगा। तो एक मेरे को अपने रिटर्न्स अपने सीए के पास जाना है, मेरे को मेरे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, देखना है, मुझे खुद भी देखना है पिछले ट्रांज़ैक्शंस कि भैया कहाँ कुछ गलती तो नहीं हो गई, कोई कंप्लायंस तो नहीं छूट गई। तो उस सब के लिए मुझे समय ही नहीं मिला ना। वहाँ पर ही फेयरनेस डिफीट हो जाती है हुँ, कि एक कोई टाइम फ्रेम ही नहीं है कि कहाँ पर कितना समय, इतना रीज़नेबल, एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ टाइम मिलना चाहिए, ठीक है? आई आई हैव डन अ केस जहाँ पर अ, फिज़िकल वेरिफ़िकेशन के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट आता है कि एक्चुअली में फर्म, ये मैं आपको रियल केस का एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। हुँ, जीएसटी डिपार्टमेंट टाइमली रेड्स कंडक्ट करता है, ठीक है? ड्राइव चलती है, जीएसटी ड्राइव, जिसमें वो देखते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन जिनके हैं ना, जीएसटी होल्डर्स हैं, कि एक्चुअली में वो बिज़नेस एक्ज़िस्ट करता है या सिर्फ़ बोगस है, फिज़िकल वेरिफ़िकेशन के लिए आते हैं। तो ऐसे ही एक फिज़िकल वेरिफ़िकेशन के लिए एक क्लाइंट के लिए वो मेरे आए। हुँ, उसकी कमोडिटी टोबैको कमोडिटी है, ठीक है? कॉल किया, हुँ, उसकी मदर कैंसर पेशेंट है और जिस तरीके से वो अपना बिज़नेस रन करता है, उसको हर समय वहाँ पे मौजूद रहने की ज़रूरत नहीं है। हुँ। 2 दिन में 3 दिन में का उसका गोडाउन और ऑफ़िस एक ही है। 2 दिन में 3 दिन में उसका माल जाता है, वो जाता है, ऑफ़िस खोलता है, लड़के आते हैं, करते हैं, चलो जी। आए फिज़िकल वेरिफ़िकेशन के लिए कॉल किया, उसने कहा कि जी मैं तो अपनी मदर के पास हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। मेरे सीए साहब आ रहे हैं, आप आधा पौना घंटा वेट करो। रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग है, हुँ, ठीक है? ठीक है जी। सीए साहब आते हैं, सीए साहब चाबी खोल के दिखाते हैं, सीसीटीवी है वहाँ का, हुँ, प्लेस ऑफ बिज़नेस का। स्टॉक पड़ा है, सारी इन्वेंटरी है, सब है, लेकिन स्टिल उसका जीएसटी सस्पेंड कर दिया।
कि ये आपका बोगस है, आपने ताला मार रखा है, ठीक है। और उसको टाइम कितने दिन का दिए रिप्लाई करने का? 1 दिन, अगले दिन उसने उसी समय व्हाट्सएप मैसेज बना के डाला, उसी समय लेटर लिख के अपने सीए के थ्रू भिजवाया कि इनको ये दे दो। बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेबल चीज़ें कह रही कि उसने वो लेटर ले लिया, ठीक है। और वो सीसीटीवी में लेटर रिसीव करता हुआ आ गया, जिस लेटर में लिखा हुआ है कि मेरी मदर की कंडीशन ऐसी है, मैं अभी नहीं आऊँगा, मेरे को 2 हफ्ते का टाइम दे दो। तो वी टुक दिस इश्यू बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। This this proceedings was struck down on very first day. नोटिस भी नहीं हुआ। जो एडवांस कॉपी हम सप्लाई करते हैं डिपार्टमेंट को, उस पे स्टैंडिंग काउंसिल आए, उन्होंने इंस्ट्रक्शन सीक करने को कहा हाई कोर्ट ने, एंड देन एंड देयर ऑन दैट वेरी मोमेंट स्ट्रक डाउन किया इसको कि उसको समय तो दे दो, ही इज नॉट रनिंग अवे। तुम खुद फोटोज खींच के लाए हो, उसकी इन्वेंट्री वहां पड़ी है, बंद देख रहे हो, स्टॉक पड़ा है उसका, उसका ऐसा काम नहीं है। तो ऐसी चीजें हो रही हैं। पर्पस क्या था? अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि सेवा पानी हो जाए, पर्पस तो वही रहा होगा, वरना इस सब चीज का, इस पूरे का कोई भी गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है? ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोशिश नहीं कर रही है, हम्म बट प्रॉब्लम ये है कि ये इश्यूज रिपोर्ट नहीं होते हैं। प्रॉब्लम टैक्स पेयर की ज्यादा है। हाँ एग्जैक्टली, टैक्स इफ आई एम अ पेयर टैक्स पेयर मुझे जाके कंप्लेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। गवर्नमेंट तब एक्शन ले सकती है। अब टैक्स पेयर बहुत हद तक उसकी भी स्टेटस सोच सोचता है कि का, भाई मैं अपना हाँ, बिजनेस करूं या मैं इन सब चीजों में बढ़ूं। और अगर मैंने एक बार पंगा ले लिया तो कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके से तो मुझे ये घुमा ही देंगे, कोई ना कोई तो हिंड्रेंस आएगी मेरे काम। मतलब बात ये है कि इतनी डिस्क्रिशनरी पावर दे क्यों रखी है? ठीक है, वो समझ में आता है कि जिससे लीकेजेस कम हो, फिर वही चीजें एग्जैक्टली दोनों तरफ से ही प्रॉब्लम है। हाँ, नॉट ओनली फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट और मतलब अथॉरिटीज, एनफोर्समेंट अथॉरिटीज, और वी कांट। प्रॉब्लम इंटरप्रिटेशन में है। ओके। बहुत स्ट्रांगली वर्डेड नहीं बनाया है ये एक्ट, ठीक है। तो डिपार्टमेंट, वही बात, डिपार्टमेंट उसके ना लूज वर्डिंग्स को अपने हक में इंटरप्रेट करके काम करता है। और यही चीज कोर्ट के सामने चलती नहीं है। हाँ, जब कोर्ट के सामने ये इशू आता है तो कोर्ट राइट इंटरप्रिटेशन, जो जो सोच थी पार्लियामेंट की, वो उसके बताते हैं। हिसाब से हाँ। हाँ, कि भाई लेजिस्लेचर का ये इंटेंट था। एक बात तो मुझे भी लगती है कि जब हम बात करते हैं हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली की, बिकॉज मैं भी वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, तो मुझे ये दिखता है कि हाई कोर्ट बहुत लिबरल हैं। अगर आप मतलब उनके सामने कुछ भी बात रखते हैं तो वो प्रॉपर्ली सुनते हैं, और अगर एक्ट करना चाहिए होता है तो प्रॉम्प्टली एक्ट भी हाँ, करते हैं। लिबरल से ज्यादा बहुत विजिलेंट है, बहुत विजिलेंट है। ठीक है। और ये सिर्फ इस मामले में हम जो एंटी टैक्स एवेजन डिस्कस कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट की बात नहीं है, अक्रॉस द कंट्री, हम्म ऑल ऑल हाई कोर्ट्स। एक और एग्जांपल, टोबैको कमोडिटी तो नहीं है कहेंगे उसे, आई वोंट नेम द ब्रांड, बट एक तरीके का पान मसाला है, ठीक है। तो अब उसके पास लाइसेंस नहीं है उसका, वो डायरेक्टली नहीं मैन्युफैक्चरर से ले सकता, हम्म ठीक है। तो ऑफ कोर्स वो डीलर से लेगा। हम्म तो उसकी फर्म यहाँ पे दिल्ली में है, हम्म देहरादून में है डीलर जिससे वो ले रहा है, ही इज द सब डीलर, ठीक है। और नोएडा में है मैन्युफैक्चरर। हम्म तो ऑफ कोर्स जो जो स्टॉक आएगा, जो माल आएगा, जो ई वे बिल्स होंगे, वो देहरादून से दिल्ली के होंगे, उसमें नोएडा का तो कोई रोल नहीं है, ठीक है। बट अभी लास्ट ईयर की ही बात है, मेरे एक क्लाइंट के कंसाइनमेंट को, उसके उसके माल को रोक लिया मेरठ में। ओके। किसने रोका उसको, आप, मैं स्पेसिफिकली, क्योंकि मैटर सब जुडिस है अभी, इट्स बिफोर द हाई कोर्ट, बट किस बात पे रोक लिया कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों जा रहा है, इसका मैन्युफैक्चरर तो नोएडा में बैठा है, हम्म ठीक है। सो डज दिस मेक एनी सेंस? इफ लेट्स से आई एम लिविंग इन अ फ्री कंट्री, हम्म आई एम आई एम फ्री टू बाय माय प्रोडक्ट फ्रॉम एनी एनी डीलर, एनीवेयर ये। ठीक है। अब मैं मैन्युफैक्चरर से, एक मैन्युफैक्चरर से लेने के लिए मिनिमम क्वांटिटी भी होती है,
हाँ, ठीक है, मेरे पास उतना कैपिटल नहीं है तो मैं बिजनेस नहीं कर सकता, तो आप सिर्फ डीलर से लेंगे या डीलर से लूंगा। आप ये चेक करो कि जिस कमोडिटी में डील कर रहा हूँ उसका एचएसएन है नहीं है मेरे पास। हुँ, जीएसटी के अंदर मैंने डिपार्टमेंट को ये बता रखा है नहीं बता रखा। हुँ, अच्छा सुनिए मजे की बात, इनवॉइसेस सारे, हुँ, ई वे बिल है जी, ठीक है, वहां से चला। एक इसके अंदर एक छोटी सी कमी और थी कि जब ई वे बिल बन रहा था तो जो गाड़ी का नंबर था, हुँ, जो ट्रक का नंबर था वो एडजेसेंट एक अल्फाबेट था वो टाइप हो गया था। बट उसी समय का ईमेल है कि ये रेक्टिफाई कर लो, ये गलत टाइप हो गया, और ईमेल लिख दिया। वो भी साथ है आपके पकड़ने से पहले, ठीक है, आपके रेट नहीं तो कंडक्ट ये कर। पकड़ता कौन है? जीएसटी वाले या कोई और डिपार्टमेंट? जीएसटी के ही डिपार्टमेंट पकड़ता है, अगर डीजीजीआई करती है रेट कंडक्ट, एंटी टैक्स एविजन करती है, जीएसटी खुद भी जो जोनल डिपार्टमेंट है वो भी कर लेता है, कमिश्नरेट भी कर लेता है, सबको पावर है। ओके, तो आपका ट्रक आ रहा है तो रोक देंगे। चेक करा कि वो एक आ रहा है, कमर्शियल व्हीकल आ रहा है, कुछ उसमें लोडेड है, चेक किया, दिखा भाई क्या लेके आ रहा है, ओके, उसने पेपर्स दिखाए कि ये इनवॉइस ये रहा ई वे बिल, ओके, ठीक है। और इसी से मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन करूं कि बोगस जो जिन पे सरकार लगाम लगाना चाहती है, जो बोगस बिलिंग है, बोगस फर्म है जिसको हम शेल फर्म्स बोलते हैं, हुँ, ठीक है, वो ये तीनों चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। मैं अभी बता देता हूँ कैसे। हुँ, देखिए, आप और मैं बिजनेसमैन हैं, हम दोनों के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन। हुँ, अभी इसको छोड़ देते हैं कि आप डीलर, मैं डीलर, आप मैन्युफैक्चर, क्या उसको छोड़, मैं आपसे सामान ले रहा हूँ, हुँ, ठीक है, मैंने आपसे सामान लिया, आप क्या दोगे मुझे, इनवॉइस रेस करोगे हुँ, पर्टिकुलर अमाउंट का, हुँ, वो मैंने आपको पैसे दे दिए, हुँ, अब वो भी मैं आपको कैश नहीं दे सकता, हुँ, मैं आरटीजीएस दूंगा आपको, हुँ, मैंने आपको आरटीजीएस दे दी, हुँ, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया जेन्युइन ट्रांजैक्शन का। हुँ, दूसरा पार्ट रह गया, हुँ, दूसरा पार्ट है मूवमेंट ऑफ गुड्स, ओके, ठीक है। कि ठीक है आप मेरे से गुड्स लेके जा रहे हैं, हाँ, तो आपने ठीक है मैंने इनवॉइस रेज़ किया, आपने पेमेंट कर दिया। शेल फर्म्स क्या करती हैं, बोगस बिलिंग क्या होती है कि सिर्फ बिल काट दिया आरटीजीएस ली, 3%, 4%, 5% में बिल काटा ओके, और कैश में पैसा वापस कर दिया, ठीक है, ठीक है, जिस पे सरकार लगाम लगाना चाहती है। ओके, लाइक आपने सिर्फ़ मेरे से बिल लेने आप आए, हाँ, ठीक है, तो आपने मेरे को मेबी मैंने इनवॉइस रेज़ किया, आपने पे भी कर दिया दिखाने के लिए, बट कैश में आपने मेरे कैश से में आपने 5% काटा, मैं आपसे 100 रुपये का आरटीजीएस किया, आपने 5 रुपये रख के 95 वापस कर दिया। सिर्फ बिल ही ओके, तो दिए ना मुझे, सिर्फ़ कमोडिटी तो दी, कमोडिटी दी। कमोडिटी दी नहीं। ओके, तो अब मैं उसको ऐसा होता है? हाँ होता है, ओके, सरकार लगाम भी लगाना चाहती है इस पे, बहुत हद तक लगा भी रही है, हुँ, ठीक है। अब उस ट्रांजैक्शन को जो आपकी मेरी है उसको साबित करने के लिए कि ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, हुँ, मैंने एक्चुअली में आपसे माल खरीदा, उसका क्या क्या सबूत है मेरे पास, उसका सब पेमेंट का सबूत तो बिल पे हो गया कि जी इतने का इनवॉइस, इतने की पेमेंट कर दी मैंने, पूरी नहीं भी करी तो आप मैं क्रेडिट नोट दे दिया, ये जनरेट हो गया क्रेडिट नोट, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट आता है ई वे बिल, ठीक है। अब कि सामान वहाँ से मूव करें, हाँ, जो गुड्स है। जो मूवमेंट हुई गुड्स की, हुँ, अब आपके वेयर हाउस से मेरे वेयर हाउस तक आने के लिए एक ई वे बिल जनरेट होगा, हुँ, ठीक है। उस बिल के अंदर उस ट्रक का नाम, उस गाड़ी का नंबर, मतलब नाम से मेरा मतलब है नंबर, क्या कमोडिटी है, कितनी कमोडिटी क्वांटिटी है उसकी, वो सब लिखा गया होगा, और इस ई वे बिल को जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करना होता है ओके, इनवॉइसेस के साथ, हुँ, तभी जीएसटी मैच, जो डिपार्टमेंट है वो मैच करता है। अब मैं जब अब ऑफ कोर्स आपसे सामान हुआ है तो आईटीसी भी आएगा। हुँ, अब जब मेरा आईटीसी मेरे पास आया, मैं पास ऑन करूंगा आईटीसी, ठीक है। ओके, तो मैंने जिसको दिया, मैं वहां के लिए, अब समझिएगा इस बात को, आपसे मेरे पास 100 कार्टन आए इस कोस्टर की कमोडिटी के, ठीक है, 100 कार्टन आए, 100 कार्टन का मेरे पास इनवॉइस आ गया, उसका मेरे पास ई वे बिल आ गया, हुँ, मेरे पास 100 कार्टन्स की आईटीसी है, हुँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ जी साहब, मैं 40 कार्टन उसमें से कच्चे में बेच देता हूँ, हुँ, मेरे पास 40 कार्टन्स की अब इनवॉइस है, ओके,
ठीक है, हाँ 60 कार्टन्स मैंने जेन्युइन बेचे, हम्म जेन्युइन है। 40 कार्टन हम आप मेरे से पूछेंगे मैं कच्चे में बेचूंगा, हम्म तो बिल तो है नहीं उसका। नहीं नहीं नहीं, तो मेरे को घाटा है ना, हाँ क्योंकि मेरे को अगर इनवॉइस पे ही लेना होगा हम्म तो वो तो इनवॉइस पे ही ले लेगा। मैं इनवॉइस नहीं दे के सस्ता दे रहा हूँ तभी तो ले रहा है मेरे से। ठीक है, तो उसमें मैं कैसे कवर अप करूंगा? तो क्या करते हैं ये लोग शेल फॉर्म्स को ले आते हैं। ओके ठीक है, मैं अपनी ही कंपनी एक सेटअप कर देता हूँ आगे, हम्म और उसको 40 डब्बों का बिल दे देता हूँ। ओके कमोडिटी तो मेरे पास वही की वही, मैंने दी नहीं किसी को। हाँ ओके हाँ एग्जैक्टली घूम गई आईटीसी। एग्जैक्टली। अब मैं वो 40 डब्बे कच्चे में बेच सकता हूँ। ये करते हैं, सरकार को इस पे लगाम लगानी होती है। और इसी वजह से सरकार लगा इस हाँ, कर इसी वजह से ई-वे बिल्स और इसी वजह से इनवॉइसेस अपलोड होते हैं। गवर्नमेंट के सॉफ्टवेयर्स हैं, अब तो गवर्नमेंट जैसे आरबीआई एआई यूज़ करने लगा है हम्म बहुत हद तक। जीएसटी में भी सुना है, पता नहीं, डिपार्टमेंट की बात है कि डिपार्टमेंट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एआई अपने सॉफ्टवेयर्स के अंदर, जो पकड़ेगा इनवॉइसेस के मिसमैच को, ई-वे ओके बिल्स के मिसमैच को। ठीक है, अब ये पकड़ा कैसे जाता है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे पास 100 डब्बों का इनवॉइस तो है, 100 कार्टन्स का। उसी तरह मेरे पास ई-वे बिल भी तो 100 कार्टन्स का है मेरे अगेंस्ट। अब मैंने चलाए तो सिर्फ 60 हैं, तो वो सॉफ्टवेयर पकड़ेगा कि 40 कार्टन इसके कहाँ गए, हम्म इसका ई-वे बिल नहीं है। हम्म इसने अपने 6 वेंडर्स को 10-10 कार्टन दिए, इसके पास आए 100 थे। हम्म आईटीसी पूरे 100 की माँग रहा है, हम्म ठीक है? या आईटीसी पास ऑन पूरे 100 की कर रहा है, हम्म ई-वे बिल 60 के चला रहा है। ओके हाँ कि तुम्हारे वेयर हाउस से 60 ही निकले। समझे? हाँ मैं इसको मतलब आई हाँ एम ट्राइंग टू बी एज़ बेसिक एज़ एग्जैक्ट पॉसिबल कि सबको व्यूअर्स को सबको समझ में आए इसका, कि ये जो हाँ कि मेरे पास 100 मैं लेके आया हाँ, ठीक है 100 बैग्स। अब अब 60 मैंने जीएसटी को निकाल 100 के दिख रहे हैं जीएसटी आपके, हाँ 100 ठीक है? दिख रहे हैं। अब जो फर्दर मैं उसको आगे पास कर रहा हूँ तो 60 का तो अकाउंटेड है। हाँ, और मान लो मैंने 40 कच्चे में कर डाल दिए शेल फॉर्म लगा के या कुछ भी करके एक हाँ साथ ही ये वन ऑफ और द मैं एक साइट आईटीसी होता, उसके भी क्लेम कर रहा हूँ लेकिन वो ई वे बिल तो है नहीं मेरे पास तो गया कहाँ। सॉफ्टवेयर पकड़ लेगा। ओके हाँ, वो आपको यहाँ पर एआई और सॉफ्टवेयर से, इसी वजह से मैं जो आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि सोच क्या है रोकने की, उस पैसे को, ब्लैक मनी को, उस गवर्नमेंट ट्रेजरी को बचाने की, ठीक है, एफ्लुएंट रखने की। उसी सोच से ये सॉफ्टवेयर पकड़ता है कि ये क्यों, पैसा तो सरकार वापस देगी ना, आईटीसी। ठीक है, चाहे आप एंड यूजर हो चाहे आप एंड यूजर नहीं हो। अगर आप एंड यूजर नहीं हो तो तब भी तो आप 100 की डब्बों की पास तो कर रहे हो ना। ठीक है, तो एक आप ट्रांजेक्शन का हिस्सा तो हो ही हो। तो इसीलिए आपको ई-वे बिल्स चाहिए होते हैं ओके किसी भी जेन्युइन ट्रांजैक्शन के लिए, इनवॉइसेस एज वेल एज ई-वे बिल्स, ये दो चीजें हैं तो वो जेन्युइन ट्रांजैक्शन है। अब इसको corroborate करने के लिए क्या करते हैं लोग जो बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहे हैं? अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है मान लीजिए मैं ई वे बिल क्या हमेशा जनरेट करना ज़रूरी होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो फिर आप तो अमाउंट कहेंगे है, अब आप अमाउंट है, अच्छा अमाउंट है, अमाउंट। अगर मान लीजिए अब मैं 50 बैग्स लेता हूँ और ई वे बिल जनरेट नहीं करता हूँ मैं अपने ही व्हीकल से लेके चला जाता हूँ थोड़ी दूर पे मेरा मुझे जहाँ यूज़ करने हैं वो बैग्स। तो आप जीएसटी भरोगे ना? हाँ तो जीएसटी भरा है। हाँ, तो बस बात खत्म हो गई, क्योंकि आप एंड यूजर है ना। ओके आप 50 बैग कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ लेके आए, सीमेंट फॉर एग्जांपल, हाँ वो आपने अपना मकान बनाने में लगा दिए, ठीक है तो या अपनी जहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उसमें लगा दिया आपने, हाँ तो आप तो एंड यूजर हो, ओके कमोडिटी आपने यूज कर ली, तो आप जीएसटी भरोगे। ये अगर आप बेचोगे हम्म तो ऐसे नहीं आ सकता। एग्जैक्टली हाँ, तब तो नहीं आएगा। तब नहीं आएगा। फर्दर अगर मैं उस पे डील करता हूँ हाँ हाँ, तो ऐसे नहीं होगा। एग्जैक्टली, हाँ। एंड यूजर को जीएसटी देना है, जो कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है या सर्विसेज को ले रहा है, उसको देना है। ठीक है इसीलिए स्लैब है 5%, 8, 18, 28। तो इसमें फिर मतलब ठीक है मान लीजिए एससीएन इशू हुआ किसी ट्रेडर को हम उसी बात पे आते हैं तो फिर उनको ठीक है एक तो हुआ कि अनरीजनेबल वी शुडंट से अनरीजनेबल बट वेग
हाँ, वेग एससीएन वाज वेग कि वेग हमें मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे फ्लॉ क्या था, बैड गलती क्या थी। हाँ, बैड इन लॉ, ठीक है। तो ये तो एक इशू हो गया, बाकी और क्या इश्यूज आ रहे हैं ट्रेडर्स को? सी ट्रेडर्स को और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्यों? अब ये एक एक और वो है, पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन इजीली मिल जाता था, अब उन्होंने कंप्लायंसेस बढ़ा दिए ओके। शेल फर्म्स को रोकने के लिए। हाँ, जियो टैगिंग वाली फोटो हाँ, जियो की। टैगिंग, और आपको बोर्ड लगाना है, एंड देन अब वो व्हाट डू यू से दैट, व्हाट डू यू कॉल दैट, बायोमेट्रिक्स हो रहे हैं, ठीक है? बायोमेट्रिक्स किस चीज़ के? जो प्रोपराइटर है, जो डायरेक्टर है, ओके, डायरेक्टर्स के। हाँ, उनके बायोमेट्रिक्स होते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं उसी चीज़ को टैकल करने के लिए, हुँ, ठीक है फेक ये। फर्म्स को। ओके। एक ये प्रॉब्लम इस चक्कर में, जो एक्चुअली में जेन्युइन फर्म खोलना चाहता है, जिसके बेचारे के पास उतना कैपिटल नहीं है, वो ब्रोकर्स के चक्कर में फँस जा रहा है, ओके। ये एक रीज़न है। दूसरा, रिफंड का प्रोसेस हुँ, इज़ ओके। नॉट वेरी एफिलेंट, इट्स नॉट स्मूथ। ओके, रिफंड आता कैसे है? मान लीजिए मुझे कुछ काम था, तो मैंने उसके लिए कहीं से कोई मटेरियल खरीदा। मान लीजिए मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल खरीदा। सी रिफंड स्टेजेस हैं, ओके। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ क्या है। रिफंड आप इसको इस तरीके से समझिए कि जो आईटीसी आपके पास पास ऑन हुए, हुँ, ठीक है? अब वो टैक्स आपने दे दिया, हुँ, फिर मैंने भी टैक्स दिया, हुँ, फिर मेरे से आगे जिसने लिया उसने भी टैक्स दिया। हुँ, वो कमोडिटी, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ट्रैवल करती है हुँ। और कैसे उस पे टैक्स होता है, वैसे ही जो ये एंड यूज़र है, उसने भी टैक्स दिया। नॉट द कमोडिटी का यूज़र, जो सेल रिटेलर है या जो डायरेक्टली एंड यूज़र को बेच रहा है, हाँ, ये एंड यूज़र हो जाता है आईटीसी का, ओके। ठीक है? हाँ, आईटीसी फिर ये सरकार को अपने रिटर्न फाइल करता है कि जी ये मेरा टैक्स निकलता है, ये ऑलरेडी मैंने पे किया है, ये मेरे आगे वालों ने पे किया है, और ये सरकार की तरफ एक्सेसिव आ गया, तो अब वो रिफंड करो। तो वो इसके पास वापस आता है आईटीसी का पोर्टल पे, जीएसटी पोर्टल पे। उस आईटीसी को आप आगे पास ऑन कर सकते हो, हुँ, या उसको अपने टैक्स को भरने में यूज़ कर सकते हो, ओके, वो पोर्टल पे रहता है। तो ब्रीफ में रिफंड का प्रोसेस ये है, ठीक है, ठीक वो है? पोर्टल पे ही आपका पोर्टल शो पे ही है। होगा। अब वो रिफंड लेने के लिए इनवॉइसेस, ई-वे बिल्स, और कुछ केसेस के अंदर corroborative पीस ऑफ अगर डॉक्यूमेंटेशन होती है किसी के पास, तो वो लगाते हैं वो। ओके, हाँ, ठीक है, पोर्टल 2 ही चीज़ें माँगता है, इनवॉइसेस और ई-वे बिल्स, दैट इज़ इट। ओके। अच्छा, ई-वे बिल उसी का जनरेट करना पड़ता है जहाँ से 1 लाख से ज़्यादा का हाँ जी, हाँ जी। 1 लाख एक से ज़्यादा का कमोडिटी है, मतलब आप 1 वो लाख से ज़्यादा का इनवॉइस है, कमोडिटी नहीं, 1 लाख से ज़्यादा का का इनवॉइस है, तो इनवॉइसेज़ ई-वे है। बिल जनरेट होगा। ओके, हाँ, ओके, ई-वे बिल उन्हीं का जनरेट होना होता है जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा का कमोडिटी है। 1 लाख से ज़्यादा का इनवॉइस अगर रेज़ हुआ है, इनवॉइस रेज़ हुआ है, हाँ, तो उसमें ई-वे तो बिल ई-वे बिल, जनरेट करना हाँ, ही पड़ेगा। 1 लाख का ठीक है, अगर इनवॉइस है, तो जैसे 99,000 है, तो ई-वे बिल की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है, ज़रूरत नहीं है, मैंडेट नहीं है, ठीक है? और उससे ऊपर पे मैंडेट है। हाँ, ठीक है। आप ये मानिए कि कोई भी नहीं करता 99,000 पे, हुँ, हुँ, कोई भी नहीं करता, ज़रूरत नहीं है ना, क्यों एक एडेड चीज़ कोई क्यों करेगा, सही बात है। जब रिक्वायर्ड ही नहीं है। हुँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली। ओके, इसमें इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है और डीजीजीआई का क्या रोल रहता है? डीजीआरएम, नेत्रा, ठीक है? ऐसे करके और भी 4-5 सॉफ्टवेयर्स हैं हुँ, डीजीजीआई के। जो ये डीजीआरएम है या नेत्रा है, अब जीएसटी पोर्टल पे अपलोड किया, जीएसटी टैक्स पेयर ने अपने इनवॉइसेस को, अपने ई-वे बिल्स को, हुँ, ठीक है? अपने रिटर्न्स फाइल किए। हुँ, अपने रिटर्न्स फाइल किए और इनवॉइसेस किए, तो उसके अंदर रिफ्लेक्ट करेगा कि मैंने आगे किस ट्रेडर को दिया, हुँ, किस टैक्स पेयर को दिया। तो इन सॉफ्टवेयर्स का काम है मिसमैच पकड़ना। कि मिस हाँ, कहीं पे कुछ लीकेजेज़ हैं, क्या है?
कि मैच एंट्रीज मिसमैच कहाँ मैच हो रहा हुई है, है। एंट्रीज हाँ मिसमैच हो रही हैं, हाँ, हाँ। ज़्यादा लार्ज स्केल पे कुछ गड़बड़ियाँ दिख रही हैं तो। जब ये पकड़ लेता है तो ये रिफ्लेक्ट करता है स्क्रीन पे ऑफिसर्स की, ओके। ठीक है। और ये एक चीज़ है, हुँ, टैक्स की चोरी करना, हुँ, जो आपके रिटर्न्स में जो टैक्स ड्यू हुआ, हुँ, जो ड्यू है आपका, हुँ, वो ना भरना, ओके। ठीक है। झूठा आईटीसी ले लेना, फेक आईटीसी जिसे बोलते हैं, शेल फर्म लगा के, जो मैं अभी आपको समझा रहा था, फेक हुँ, फर्म लगा के आईटीसी ले लेना, उसका रिफंड मांग लेना, और रिफंड मिल भी गया, आपने आईटीसी यूज़ कर लिया, ठीक है। लेट्स से उस लॉगरिदम से मिस हो गया, पहले लॉगरिदम से जो पहला स्टेज है, और आपको आईटीसी मिल गया, आपने वो आईटीसी यूज़ कर लिया, तो वो फिर ऊपर के सॉफ्टवेयर चेक करते हैं, ओके। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जब ये सारे ऑफेंसेस हैं, ठीक है, इनको डीजीजीआई पकड़ती है, या टैक्स मैटर्स में एंटी टैक्स एविजन पकड़ती है, ओके। ठीक है। हुँ, अगर डीजीजीआई कुछ इन्वेस्टिगेट कर रही है, हुँ, तो वो सेम कॉज ऑफ एक्शन पे सेम ट्रेडर को एंटी टैक्स एविजन नहीं करेगी। कॉमन पार्लेंस में नॉर्मली अगर उनको पता चल जाता है कि वो हो रहा है डीजीजीआई से इन्वेस्टिगेट, तो दो एजेंसीज का वहाँ पे अपने रिसोर्सेज लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कमिश्नरेट के लिए, अगर कमिश्नरेट कर रही है, ऊपर का कोई नहीं कर रहा, तो कमिश्नरेट करेगी। कमिश्नरेट को पता चल गया कि एंटी टैक्स एविजन कर रहा है, ठीक है, तो कमिश्नरेट रुक जाएगी और वहाँ पे फाइल भेज देगी। सिमिलरली अगर एंटी टैक्स एविजन को पता चला कि डीजीजीआई कर रहा है, तो वो डीजीजीआई को भेज देंगे। अब डीजीजीआई कर रहा है, डीजीजीआई को पता चला कि मेरे नीचे कोई दो कर रहे हैं, तो फाइल मंगा लेते हैं, ओके। बोल सबसे देते हैं कि टॉप रुक जा। पे जो है डीजीजीआई, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो है डीजीजीआई, डीजीजीआई, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी जीएसटी इंटेलिजेंस। हाँ इंटेलिजेंस। जी, हाँ, वो करती है। अब इसके अंदर अब हम बात करते हैं इसमें क्रिमिनलिटी का एंगल क्या होता है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि तो सब सिविल बात चल रही है, सब पैसों का लेन देन चल रहा है, इसमें क्रिमिनलिटी का है। हुँ, इसमें जो ऑफेंसेस है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि टैक्स इवेड करके हुँ, हुँ, आईटीसी बोगस फॉर्म लगा के, या शेल फॉर्म्स लगा के, आपने फेक इनवॉइसेस पे करके किसी भी तरीके से ले लिया, हुँ, ठीक है, क्रेडिट, तो इन सब चीज़ों के लिए ये ऑफेंस में कन्वर्ट हो जाती है, ओके। ठीक है, ये ऑफेंस है। देन आपको जीएसटी बाय द स्कीम ऑफ वेरी एक्ट इटसेल्फ, हुँ, एक बाइफर एक बाइफर्केशन है, एक पैरामीटर है, आई वुड रादर से, कि पाँच, पहले था 5 करोड़ से नीचे के ऑफेंसेस, हुँ, जहाँ पे अमाउंट जो है वो 5 CR है, हुँ, दैट इज बेलेबल। ओके। 5 CR से ऊपर वो नॉट नॉन मिल बेलेबल। अब उसको 2 साल पहले, 3 साल पहले कम करके 3.5 करोड़ कर दिया। एंड आई थिंक एक नया सर्कुलर भी पास हो गया है या होने वाला है, उन्होंने अमाउंट और कम कर दिया। वो 3.5 अभी एज ऑफ नाउ 3.5 करोड़ से नीचे जो है बेलेबल, उसके मिलेबल। ऊपर नॉन बेलेबल। ओके। तो और इससे कम अभी कंपाउंडेबल तो सारा ही है। कंपाउंडेबल सारा है, सारा कंपाउंडेबल। यहाँ पर मैं ना चाहता हूँ कि आप बता दो व्यूअर्स को कि कंपाउंडेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल सब में डिफरेंसेस क्या है? इसी बेलेबल ऑफेंसेस वो जहाँ पर बेल एज़ अ मैटर ऑफ राइट है। मैटर ऑफ राइट है, ज़रूरत ही नहीं है आपको कोर्ट जाके बेल लेने की। जो भी एजेंसी एजेंसी है उसी इन्वेस्टिगेट से कर ये। रही है, हाँ, वो आपका एक पर्चा भर के आपको बेल मिल बेल सकती बॉन्ड है। भर हाँ के हाँ। आपने अगर श्योरिटी चाहिए जी। श्योरिटी दे दिए और आपको बेल मिल गई। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल मैटर ऑफ राइट नहीं होती है, कोर्ट से लेना पड़ेगा। कोर्ट जाना पड़ेगा। अब आप एंटिसिपेटरी जाके बेल मांग रहे हो, या अगर आप अरेस्ट हो गए हो, उसके बाद रेगुलर रेगुलर बेल बेल में जा रहे हैं। जा रहे हो, तो आपके मेरिट्स क्या है केस के, वो देखे जाते हैं, ओके। ठीक है। एंटिसिपेटरी के लिए फॉर एग्जांपल आ रहे हो आप, तो कोर्ट देखती है कि कुछ है भी इसके अगेंस्ट या नहीं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का स्टेज क्या है, और इसको ये प्रोटेक्शन मिल जाएगी, तो क्या ये इन्वेस्टिगेशन को डिग्रेड तो नहीं कर देगा, मतलब, और डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर देगा, या किसी तरीके से हैम्पर तो नहीं कर देगा। हुँ। वो एक जो हाँ, नॉर्मली चलते हैं, एग्ज़ैक्टली जो हाँ कंसिडरेशंस होते हैं, जो हाँ, फैक्टर्स कंसीडर होते हैं, वो सारे वो सारे फैक्टर्स कंसिडर होते हैं। तो कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल वो ऑफेंसेस होते हैं जो आप आपस में सुलह करके ख़त्म कर सकते हैं, जिसमें आपको एक बार एफआईआर हुँ, या
कंप्लेंट स्पेशलाइज्ड एक्ट में जिसे हम बोलते हैं हो जाने के बाद हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ता क्वॉशिंग के लिए। आपको क्वॉशिंग पिटिशंस मूव नहीं करनी पड़ती। डिपार्टमेंट जितना आपसे डिमांड कर रहे हैं, आपने अगर वो फुलफिल आप उसे कंपाउंड कर हाँ, उन्होंने कहा कि आपने फेल है। 100 करोड़ का एवेड किया है हाँ, टैक्स, तो आप आपने अपना 100 करोड़ की आप अपना रिप्रेजेंटेशन रखो कि जी नहीं, ये मेरी तरफ 100 जो 50 करोड़ निकल रहा है। 85 था, अगर वो मान गए तो 50 आप हाँ, पे करिए, कंपाउंडेबल ट्रायल नहीं होता, ये कंपाउंड होता है। ये एक इट्स मोर ऑफ अ मीडिएशन टॉक, मीडिएशन। अपने डॉक्यूमेंट्स साझा करके ना, हम्म। कि देखो जी ऐसे नहीं है, मेरे रिटर्न जेन्युइन नहीं है। अब अगर कॉन्फ्लिक्ट आ गया, वो नहीं मान रहे हैं हम्म। या आप उनकी कैलकुलेशन नहीं मांग रहे हो, देन यू विल रिसॉर्ट टू कोर्ट। हम्म। लेकिन ओके। हाँ, लेकिन अगर आप एक दूसरे की कैलकुलेशन मान रहे हो या आप 100 करोड़ पे ही मान गए हम्म। फॉर एग्जाम्पल कि ठीक है। अब क्या होता है, जीएसटी के अंदर एक और बहुत बढ़िया चीज़ है जो आप को जाननी चाहिए, आपके व्यूअर्स को जाननी चाहिए। लेट्स से जो टैक्स इवेजन है वो 100 करोड़ की है, हम्म। तो आपके ऊपर डिमांड जो बनेगी, जो डीआरसी आएगा आपका, हम्म। ठीक है, डिमांड 100 करोड़ की नहीं होगी। वो इंक्लूडिंग द डिमांड इज इवेडेड टैक्स पे प्लस 100% पेनल्टी। तो 100 करोड़ पे 100 करोड़ पेनल्टी, ठीक है, इट बिकम्स 200 करोड़। एंड जब से वो ड्यू हुआ, हाँ, तब से आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अक्रू हुआ वो। दिस तो इज वेरी स्ट्रेंजेंट। हाँ, तो लेकिन फिर कंपाउंडेबिलिटी भी है। हाँ, कि ठीक है, अगर आपने अपना एक्सप्लेनेशन हाँ, दे दिया, बता दिया तो लेकिन कंपाउंडेबिलिटी पेनल्टी पे नहीं होती है, हाँ। इंटरेस्ट पे होती है, और जो टैक्स इवेडेड है उस पे नहीं होती है। नहीं, ओके, कंपाउंडेबिलिटी आप कह रहे हैं कि इट्स नॉट ऑन, पेनल्टी तो आपका जो 100 टैक्स, करोड़ देना ही पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं, हाँ, आप समझिए, हम्म, जो टैक्स इवेजन है 100 करोड़ का है। वो अगर आप 100 मान लिए, तो वो कंपाउंडेबिलिटी पेनल्टी भी 100% है। आप उस पे कंपाउंड करिए 100 करोड़ जो टैक्स है आपका। ओके, हाँ, अगर वो 50 करोड़ आ जाएगा तो पेनल्टी तो फिर 50 करोड़ हो जाएगी। पेनल्टी 100% है। पेनल्टी रहेगी 100। पेनल्टी 100% है। ओके, अगर कंपाउंडेबिलिटी 1 CR आ गई तो 2 रहेगी ही दो रहेगी। तो रहेगी रहेगी, ठीक है। और इंटरेस्ट वेव ऑफ हो जाता है, पूरा ही खत्म भी हो ओके, जाता है। पेनल्टी विल बी हाँ 100%। हाँ, पेनल्टी के लिए देन यू विल हैव टू अप्रोच द कोर्ट। डिपार्टमेंट वोंट डू इट, डिपार्टमेंट कैन नॉट डू इट। ओके, हाँ जी, तो ये है। तो डिपार्टमेंट नहीं कर सकता, उनके नहीं पास नहीं होता नहीं डिस्क्रिशन नहीं, की वो पेनल्टी के लिए amount है। डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो डिमांड कम करते हैं फिर। हाँ, इसमें आप वो वाला भी एंगल अपना ला सकते हैं, बाबूशाही हुई अगर इसके अंदर थोड़ी, तो डिमांड नीचे ले आते हैं। ठीक है, वो तो अलग अलग खैर इशू हो गया पूरा। हाँ, बट ओवरऑल ये है कि आपका जो कंपाउंडेबल ये है बेलेबल, कंपाउंडेबल है। नॉन बेलेबल और कंपाउंडेबल। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो नॉन बेलेबल अगर ऑफेंस है भी, हम्म 5 CR से, सॉरी 3.5 CR से ऊपर गया, 3.5 CR से ऊपर गया, कंपाउंडेबल वो भी है, 100 करोड़ भी कंपाउंडेबल है। ओके, हाँ, कंपाउंडेबल तो है ही है। हाँ, अच्छा, इसमें जो मैटर होता है वो कहाँ पे, सी ट्रायल कहाँ पे होता है? ट्रायल एग्जैक्टली, पहले आता है बेल पे, हम्म। सबसे पहली चीज जो चाहिए, हम्म। ठीक है। अब अगर एंटिसिपेशन है, हम एंटिसिपेटरी मूव करते हैं, और हमको बहुत एक अच्छा एक इंसिडेंट भी जो मेरे साथ अभी ऑफ लेट ही हुआ, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पूरे दिल्ली में। अगर एंटिसिपेटरी बेल हमने जीएसटी में, चाहे वो कमिश्नरेट हो, एंटी टैक्स इवेजन हो, डीजीजीआई हो, कोई भी हो, एंटिसिपेटरी बेल अगर हमने चाहिए, तो एक ही कोर्ट है, पटियाला हाउस। तो फर्म आपकी सेंटर में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, दिल्ली में ही। नॉर्थ में है, हम्म। दिल्ली में होनी चाहिए, हम्म। ठीक है। आप दिल्ली में होनी चाहिए आपकी फर्म, तो आपका जुरिस्डिक्शन पटियाला हाउस ही बनेगा, क्योंकि रोस्टर होनी है। तो जी मैंने बेल फाइल किया, डीजीजीआई बाहर की थी। हम्म। अभी मैटर सब जुडिस है, मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकता कहाँ की थी, बट डीजीजीआई बाहर की थी। तो उनके स्टैंडिंग काउंसिल आते हैं और उन्होंने हम मेरी बेल एप्लीकेशन की मेंटेनेबिलिटी पे इशू रेस किया कि इनकी यहाँ पर कैसे बेल हाँ, मेंटेनेबल है। क्योंकि डीजीजीआई दिल्ली के नहीं है, बाहर के किसी। प्राइमरी, हाँ। सेकेंडरी की अगर चलो मैं मान भी लूँ, हम्म। ठीक है,
एक प्रिया, एक जजमेंट अभी ऑफ लेट ही आई है, उसने उस बात इशू को क्लैरिफाई कर दिया है कि डीजीजीआई कहीं की भी हो, आप अपनी जहाँ पे फॉर्म है वहाँ से लो। हाँ, बट सेकेंडरी उनका ऑब्जेक्शन ये था कि अगर इनकी, चलो ये बात मान ली मैंने कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, बट फर्म तो इनकी वेस्ट में है, हम्म। तो 30,000 ही क्यों नहीं जा रही है, हम्म। ये यहाँ क्यों है? एंड टू माई सरप्राइज इवन द कोर्ट वॉज विद हिम कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। नॉट हाँ, the court was not अवेयर aware, ऑफ इट। and I had to uh, take a date to give the court rosters and the notifications कि भाई आप डेजिग्नेट, आपके प्रोफाइल में है वो, उस वाले कोर्ट में जो भी जज बैठेगा उसी को सुननी है, और आज से नहीं सुननी है, 2017 से। ओके। ठीक है, हम्म। तो एक डेट वो जो 2 दिन का मेरे को मिला, इट वॉज अ सरप्राइज, ऑल्दो आई हैव बीन अ रेगुलर प्रैक्टिशनर ऑफ दिस फील्ड, बट मेरे को भी वो एक सरप्राइज था कि आई हैव टू satisfy the court on a very to me it was no issue at all। हम्म। मेरे को ये बताना पड़ा पड़ा कोर्ट को कि निकाल के सारे कोर्ट्स के बेल रोस्टर्स और नोटिफिकेशन कि ये स्पेशल कोर्ट है हम्म। जो मेरा बेल डिसाइड करेगी। ओके। ओके। एंड ऑन द वेरी फर्स्ट डेट, अब इंटरेस्टिंग क्या है कि चलो ये एक एक्सरसाइज हुआ, कोई बात नहीं, पहली डेट पे जब मैं कोर्ट को जजमेंट्स रिलाई कर रहा हूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने देखो लैंडमार्क जजमेंट जो मैं अपने केस में रिलाई कर रहा हूँ, बेल एप्लीकेशन डीजीजीआई ये बाहर का है, वो फर्म यहाँ का है, वो एंटरटेन कर रहे हैं, तो कोर्ट उसको उस सेंस में लेके जा रही है कि नहीं, हाई कोर्ट के पास तो इनहेरेंट पावर्स होते हैं, वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते। मैं दिखा रहा हूँ नॉमेनक्लेचर रिट का नहीं है, बेल एप्लीकेशन है स्टिल। तो ये जो जहां से हमने बात शुरुआत करी थी कि बहुत सारे इश्यूज अभी एड्रेस ही नहीं हुए, हाँ, वो अभी होने हैं। जस्ट टू ऐड टू दैट, अगर मेरे को किसी ऑफिसर ने कोई एक ऑर्डर पास किया, हम्म। डिमांड ऑर्डर पास कर दिया, हम्म। अब मैं क्या करूंगा, उसके कमिश्नर के पास वही है अपील में, हाँ। अपीलेट अथॉरिटी। मैं, देखो अब इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि मैं वो वो डिपार्टमेंट वाले अपना ही फेवर करते हैं, वो तो बट ऑब्वियस सी बात है, वो इट्स बिल्कुल नॉट ओनली अबाउट द उसके जीओपी, सबॉर्डिनेट ऑफिसर ने किया। सारे डिपार्टमेंट्स का मोस्ट। 2017 में जी एक्ट आया, और दो एक्ट के अंदर ये बात बोली गई कि एक अपीलेट ट्रिब्यूनल बनेगा। ओके। आज हम 2025 में हैं और अभी अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, हमको रिट जुरिसडिक्शन एंटरटेन करनी पड़ती है हाई कोर्ट की। कि अगर मेरे को जिस ऑफिशियल ने नोटिस इशू किया, अगर उसके उसके उसकी अपील अगेंस्ट, पहली उसके दफा ऑर्डर के खिलाफ मैं अपील में गया, वहां पे मेरी सुनवाई नहीं हुई डिपार्टमेंट में, तो तो अब मैं सीधे हाई कोर्ट जाऊं, हाँ, आई एम फोर्स टू गो फोर्स टू गो टू द हाई हाई कोर्ट। कोर्ट। अब इससे क्या हो रहा है, अननेसेसरीली हाई कोर्ट बर्डन होता है। हाँ। ठीक है, हाई अब रिट जुरिसडिक्शन इज नॉट अ वेरी वास्ट इट्स जुरिसडिक्शन, अ वेरी नैरो बहुत, जुरिस्डिक्शन। कोर्ट को बताना पड़ता है कि ये इशू है जी, ये इस वजह से रिट में आ रहे हैं। लेकिन कोर्ट भी अब फिर लीनियंसी इस बात पे ले लेती है कि यार जब ट्रिब्यूनल ही नहीं है तो ये कहा जाए, तब कोर्ट कर, इसी वजह से। कोर्ट को करना पड़ता है। तो एक जो मैं आपको बता रहा था कि इम्प्लीमेंटेशन के अंदर अभी 2017 से ट्रिब्यूनल और ट्रिब्यूनल अभी फॉर्म नहीं अभी हुआ, नहीं बना, बताइए। तो ट्रिब्यूनल कब तक, क्या भी है कुछ की? कोई डेट नहीं है, ओके। इट्स अंडर प्रोसेस। उतना ही हमें भी पता है कि इट्स अंडर प्रोसेस, कब बनेगा एक्चुअली में, कब वो फंक्शनल होगा, अभी तक उसकी ना कोई डेट है ना कोई टाइमलाइन है। इंटरनली डिपार्टमेंट को पता हो तो पता हो कि क्या सोच रहे हैं वो, इस बारे में क्या कर रहे हैं, बट पब्लिक डोमेन में ऐसी कोई चीज़ अभी आज तक नहीं है। आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी सच नोटिफिकेशन और सर्कुलर विच से इसकी इस डेट से यहाँ पे ट्रिब्यूनल बना दिया। और मुझे लग रहा है जो ट्रिब्यूनल बन भी जाएगा तो उतना इफेक्टिवली फंक्शन कर पाए ना कर पाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिर हाई कोर्ट तक पहुंचेंगी, क्योंकि वो अभी इंटरप्रेट ही नहीं हुई हैं, ओके। क्योंकि ट्रिब्यूनल ही नहीं था। एटलीस्ट ट्रिब्यूनल होगा तो एक ये होगा कि इम्पार्शियल बॉडी है, हाँ, जो इस चीज़ हाई को कोर्ट से पहले ही पहले चीजों लुक को। इनटू करेगी। और बहुत मेरे को सी, एक जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा होने की वजह से, लॉयर होने की वजह से मैं ये सोचता हूँ कि एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ भी, कि रिट जुरिसडिक्शन इज अ वेरी वेरी नैरो जुरिस। नैरो जुरिसडिक्शन, और उसको हर चीज में नहीं इन्वोक कर देना चाहिए ना। आप अननेसेसरी डिवीजन बेंच हाई कोर्ट का जा रहे हो।
हम्म, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जो डिसाइड कर सकती है हाई कोर्ट, एग्जैक्टली। और सो फिर व्हाई हम बोलते हैं बैकलॉग। एग्जैक्टली व्हाई द फ्लड गेट्स शुड बी ओपन फॉर द हाई कोर्ट्स, हाँ जी, बिल्कुल कि ना। सारे सब और कुछ सारे आप मैटर्स जा रहे देखिए, आप दिल्ली हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट खोलिए, भरे पड़े हैं जीएसटी के मैटर्स, इन्हीं जो हम इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं, ये ट्रिब्यूनल करेगा। एक मैटर आया, 2 मैटर आए हाई कोर्ट के सामने जिसके अंदर रेशियो ले डाउन कर दिया हाई कोर्ट ने, और दैट इज, उसके बाद भी नहीं मानते। मैं कह रहा हूँ फिर ट्रिब्यूनल उसको फॉलो करेगा ना। हाँ, अगर ट्रिब्यूनल होता। और ट्रिब्यूनल ने एक बार कर लिया और उसके बाद भी नहीं हो रहा, तो फिर अगर आप हाई कोर्ट पहुंच भी रहा है वो किसी चीज से, तो हाई कोर्ट विल बी वेरी स्टर्न कि हमारा रेशियो है, ट्रिब्यूनल ने एक ऑर्डर कर दिया, लेकिन ये सारी बातें फ्यूचर की हैं, जब आएगा तब तब होगा। अभी तो डिपार्टमेंट को जो हाई कोर्ट बोल रहा है वही नहीं फॉलो करता डिपार्टमेंट। सही बात। मैं एक केस में कंटेम्प्ट डाल चुका हूँ डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, कि जीएसटी रिस्टोर करने का, जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिस्टोर करने का हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, और उसके बाद भी 2 महीने हो गए हैं वो रिस्टोर नहीं कर रहे हैं। हम्म, ठीक है, फॉर ऑब्वियस रीजंस वो नहीं कर रहे हैं, एंड क्लाइंट डज नॉट वांट टू डू इट, बिकॉज अब वो क्यों करे, अब हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको प्रोटेक्ट करता हुआ। तो मैंने कंटेम्प्ट डाला, तो कोर्ट को ये बोलना पड़ा कि ऑफिसर को बुलाओ और इसकी सैलरी डिडक्ट करेंगे अब हम। हम्म, ठीक है। ये पब्लिक डोमेन में है, ये जजमेंट है, रिपोर्टेड जजमेंट है ये, कि जहां पे कोर्ट को ऐसा स्टेप लेना पड़ा। तो अगर एक बॉडी और आ जाएगी तो जो हाई कोर्ट को स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं, वो बॉडी ही देख लेगी। हाँ, और इसको इन जनरल सेंस भी हम बात करें तो हाई कोर्ट का भी और बर्डन कम होगा। ट्राइब्यूनल जो है ज्यादा ओवरसी कर पाएगा, ज्यादा क्योंकि अच्छी, वो स्पेशली सिर्फ एक ही चीज टेक्निकल करेगा। होगा और वो उसी चीज के लिए बना हुआ है। एग्जैक्टली। थैंक यू शिवेंद्र जी फॉर ज्वाइनिंग अस। It was a pleasure. The pleasure is all mine. It was indeed a very thought provoking discussion. And I loved it. I really enjoyed it. It was pleasure for me as well.